तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और हमारे पास में प्यारे विद्यार्थियों आ गया है आपका आज होने वाला कक्षा 12 का अर्थशास्त्र विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 का पेपर अर्थशास्त्र का परीक्षाओं में कैसा आएगा। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा यहाँ पर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जा रहा है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखने होते हैं। टोटल प्रिंटेड पेज प्यारे विद्यार्थियों देखो 8 होंगे। टाइम आपके पेपर के लिए 3 घंटे का मिलेगा। टोटल क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों 23 होंगे। 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। आप चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। आज प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, मेरे द्वारा आपको अर्थशास्त्र विषय का पेपर सेट डी बताया जाएगा। सेट डी प्यारे विद्यार्थियों देखो आज मैं आपको हल करवाऊंगा पूरा का पूरा। और इससे पहले प्यारे विद्यार्थियों देखो, मेरे द्वारा आपको सेट ए बताया गया, बी बताया गया, सी बताया गया और आज मैं आपको सेट डी बता रहा हूँ। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इन चारों सेट पेपर को अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि देखो अब समय बिल्कुल ही कम बचा है। ऐसे में प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग टॉप करोगे अगर आपने मेरे द्वारा दिए गए इन 4 सेट पेपर को अच्छे से लगा लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 का पेपर है, जो कि अर्थशास्त्र विषय का है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम का पूरा पेपर होगा। सेट डी प्यारे विद्यार्थियों आज अपन यहाँ पर देखेंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं और सेट डी के पूरे सॉल्यूशन को समझ लेते हैं। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। निर्देश यहाँ से आपको पढ़ लेना है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। कोई भी प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपको छोड़कर नहीं आना है। और 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। इसी प्रकार का पूरा पेपर होगा जैसा कि आपको मैं बताऊंगा। आप चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 का पेपर है और इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। अर्थशास्त्र विषय का हिंदी और अंग्रेजी मीडियम का पूरा आपका पेपर छपा होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो अपनी परीक्षा में टॉपर बन सके। ठीक है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा पेपर, आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। पहला क्वेश्चन पूछा है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होती है ना, उसका मूल उद्देश्य होता है अधिकतम लोक कल्याण। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, उपयोगिता का संबंध होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उपयोगिता का संबंध किससे होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मानव आवश्यकता की पूर्ति से होता है। 7 नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसको देख लें। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, शून्य होती है, याद रखना। ठीक है, 8 नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूरक वस्तु है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो चौथे नंबर का क्वेश्चन दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कार तथा पेट्रोल। प्यारे विद्यार्थियों देखो पूरक वस्तुएं होंगी। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मांग की कीमत लोच से अभिप्राय क्या होगा, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो कि देखो आ नंबर पे लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखिएगा यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखा है, यदि मूल्य में परिवर्तन के बावजूद मांग की मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो तो इसमें होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, शून्य कीमत लोच। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो 7 नंबर पे लिखा है। ठीक है, तो चलो प्यारे विद्यार्थियों अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके आगे की क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है, पैमाने के प्रतिपल का संबंध होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पैमाने के प्रतिपल का संबंध जो है ना, दीर्घकाल से होता है। इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, दीर्घकाल। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनशील लागतें हो जाती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती है। और अब अगला क्वेश्चन, औसत लागत वक्र का आकार अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जैसा होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये यू आकार का होता है। पूर्ति का नियम कीमत एवं वस्तु की पूर्ति के बीच संबंध दर्शाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है ना प्रत्यक्ष संबंध दर्शाता है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, प्रत्यक्ष।
और अब अगला क्वेश्चन, दूध जैसी वस्तु के लिए पूर्ति की लोच होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, दूध जैसी वस्तु के लिए पूर्ति की लोच कैसी होती है, यहाँ से आपको लिखना बेलोचदार। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग जल्दी से सत्य सत्य और देख लो। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन पूछा है, जिस कीमत पर मांग तथा पूर्ति बराबर होते हैं उसे संतुलन कीमत कहते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल सत्य होगा, बाजार कीमत उच्चावचन वाली प्रक्रिया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका सत्य हो जाएगा। जॉन मेनार्ड केन्स को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, ये प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको इसको क्या करना होगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, वैसे के वैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में असत्य ये आपका असत्य होगा, क्योंकि एडम स्मिथ को कहा जाता है विश्व महामंदी वर्ष 1910 है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका असत्य होगा। जीएनपी एक राष्ट्रीय अवधारणा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अर्धनिर्मित वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग सत्य सत्य को देख ले और पूरा का पूरा समझ ले। अगला क्वेश्चन, सही जोड़ी बनाइए। देखो प्यारे विद्यार्थियों सही जोड़ी आपको कैसे बनानी है, चलो मैं आपको एक एक करके सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। एनएनपी की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी मिल जाएगी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से। देखो इसकी मैं यहीं पर आपको लिख कर बता दूँ, इसकी जोड़ी मिलेगी शुद्ध, उसके बाद में आगे लिखोगे राष्ट्रीय और उसके बाद में उत्पाद से इसकी जोड़ी मिल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों सकल राष्ट्रीय उत्पाद की जोड़ी किससे मिलेगी, देखो प्यारे विद्यार्थियों इसकी जोड़ी मिल जाएगी जीएनपी से। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप तो यहाँ तक का पूरा देख लो जैसा कि आपको मैंने बताया। आप चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को और अपन देख लेते हैं। ठीक है, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ सके। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं जीएनपी। तो देखो ये अपन ने देख लिया था जीएनपी एनएनपी। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन वस्तु विनिमय की घटनाएं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन लिखा है ना प्यारे विद्यार्थियों, जीएनपी की जोड़ी मिलेगी का नंबर से, जो कि मैंने आपको उधर बता दिया था। वस्तु विनिमय की घटनाएं प्यारे विद्यार्थियों इसकी जोड़ी मिल जाएगी दोहरे संयोग का अभाव। मुद्रा का प्राथमिक कार्य प्यारे विद्यार्थियों देखो 4 नंबर से मिल जाएगी, कहाँ पर लिखा विनिमय का माध्यम। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों केंद्रीय बैंक की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी किससे मिलेगी, केंद्रीय बैंक प्यारे विद्यार्थियों आपकी मिल जाएगी, आप देखिएगा जरा किससे मिलेगी किससे मिलेगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों आरबीआई से केंद्रीय बैंक की जोड़ी मिल जाएगी। व्यावसायिक बैंक की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो एसबीआई से मिल जाएगी। और एमपीसी की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी मिल जाएगी देखो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग जोड़ी को देख लेंगे। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आपसे एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें। एमपीएस का पूरा नाम क्या है, उपभोग फलन क्या है, औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है और उसके बाद में देखो औसत बचत प्रवृत्ति क्या है, जीएसटी का पूरा नाम, व्यापार शेष में कौन कौन सी मदें शामिल होती है। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा कुल उपयोगिता का अर्थ लिखिए, सीमांत उपयोगिता का अर्थ लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों कुल उपयोगिता का अर्थ यहाँ से आपको देख कर लिख देना है, सीमांत उपयोगिता का अर्थ यहाँ से आपको देख कर लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन, अनादिमांग वक्र किसे कहते हैं, अनादिमांग मानचित्र किसे कहते हैं, बजट रेखा किसे कहते हैं, मांग का अर्थ प्यारे विद्यार्थियों आपको बताना है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, उत्पादन फलन किसे कहते हैं, अल्पकाल तथा दीर्घकाल किसे कहते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जा रहे हैं। स्थिर लागत किसे कहते हैं, परिवर्तनशील लागत प्यारे विद्यार्थियों किसे कहा जाता है, अपरिवर्तनीय अनुपातों का नियम प्यारे विद्यार्थियों किसे कहा जाता है, पैमाने के प्रतिफल प्यारे विद्यार्थियों किसे कहते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इनको अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो। ठीक है, यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। अपन चलो आप आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ लेते हैं। उपभोग वस्तुएं किसे कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लीजिएगा। पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख ले। राष्ट्रीय आय गणना की किन्हीं दो विधियों के नाम आपको बताने हैं। दोहरा गणना किसे कहते हैं, केंद्रीय बैंक के 2 कार्य प्यारे विद्यार्थियों आपको बताने हैं। व्यावसायिक बैंक के प्यारे विद्यार्थियों दो कार्य बताने आपको। और उसके बाद में देखो
सरकारी बजट के कोई 2 उद्देश्य प्यारे विद्यार्थियों आपको बताने हैं, तो इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अधिशेष एवं घाटा बजट क्या है, उस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख ले आप लोग। और किसी अर्थव्यवस्था की किन केंद्रीय समस्याओं का आपको वर्णन करना है, कि ये देखो क्या उत्पादन किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन क्यों किया जाए। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं, देख सकते हो ये, यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को भी देख लीजिएगा। देखो व्यष्टि अर्थशास्त्र की 3 विशेषता आपको बतानी है, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा, पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। लाभ अधिकतमीकरण की 3 शर्तें प्यारे विद्यार्थियों आपको बतानी है। समग्र मांग क्या है प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लीजिएगा, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा पूरा का पूरा बता दिया गया है। न्यून मांग किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख ले अच्छे से, अब पूरा का पूरा इसको समझ ले। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, 18वां 19वां इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। देखो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में प्यारे विद्यार्थियों आपको अंतर बताना है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर जाइएगा। और राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटे में प्यारे विद्यार्थियों आपको अंतर बताना है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर जाना, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं, जैसे कि समग्र मांग का क्या अर्थ है, न्यून मांग किसे कहते हैं, राजस्व तथा व्यय में आपको भेद बताना। तो देखो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको देखते चले, अब पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों इसको अच्छे से समझते भी चले, यहाँ तक कि मेरे द्वारा आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। उसके बाद में देखो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। मितव्ययिता के विरोधाभास को प्यारे विद्यार्थियों आपको बताना, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना। उच्चतम निर्धारित कीमत प्यारे विद्यार्थियों किसे कहते हैं, इसको भी देख कर जाना। निम्नतम निर्धारित कीमत प्यारे विद्यार्थियों किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ के जाना। गुणांक किसे कहते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों पढ़ के जाना। और स्थिर विनिमय दर प्रणाली के 4 गुण आपको बताने हैं, इनको भी प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख लीजिएगा। विदेशी पूंजी को प्रोत्साहित कैसे किया जाता है, इस प्रकार से इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि आपको मैंने बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थी देखो अपनी परीक्षा में टॉपर बनोगे, ठीक है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।